नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम कोशिका भित्ति के बारे में पूरी जानकारी है वो प्राप्त कर चुके हैं। वो वीडियो आपने यदि अभी तक नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, ठीक है, जनरल साइंस, जनरल केमिस्ट्री और जनरल बायोलॉजी की, ठीक है। तो जो बायोलॉजी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जरूर देख लें, ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है। तो कोशिका भित्ति का वो वीडियो है, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बारे में आज अपन पढ़ते हैं। तो कोशिका झिल्ली की अपन बात करें तो सभी कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ध्यान रखना, पहली बात तो यह है कि सभी कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका झिल्ली, जबकि कोशिका भित्ति सभी कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। ध्यान रखना है, कोशिका झिल्ली है वो सभी कोशिकाओं में उपस्थित होती है, लेकिन कोशिका भित्ति है वो सभी कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जीवद्रव्य के चारों ओर। सभी कोशिकाओं में जीवद्रव्य के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर एक सजीव झिल्ली पाई जाती है। कैसी झिल्ली? एक सजीव झिल्ली पाई जाती है। उस सजीव झिल्ली को ही अपन क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सजीव झिल्ली होती है ये कैसी होती है? एक तो होती है अर्धपारगम्य। कैसी होती है? एक तो होती है अर्धपारगम्य। एक इसकी विशेषता होती है ये विद्युत आवेशित होती है। कैसी होती है? विद्युत आवेशित होती है, ठीक है। इसके अलावा ये चयनात्मक होती है। कैसी होती है? चयनात्मक, ठीक है। इन सब शब्दों की विशेषता अभी आगे अपन देखेंगे। तो सभी कोशिकाओं में जीवद्रव्य के चारों ओर एक चयनात्मक अर्धपारगम्य विद्युत आवेशित झिल्ली पाई जाती है। उसी को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या कोशिका कला, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलेंगे अपन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। अपन आगे बात करें, देखो इसका एक तो नाम हो गया कोशिका झिल्ली। इसके नामों की अपन बात करें तो एक तो नाम हो गया इसका कोशिका झिल्ली और एक अंग्रेजी में है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसके अलावा इसको अपन कोशिका कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोशिका कला भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको जीवद्रव्य कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवद्रव्य कला भी कहा जाता है। इसके तो ये कुछ प्रमुख इसके नाम है, तो वो कि कोई सा भी नाम आए तो आपको याद रखना है। आगे अपन बात करें तो कोशिका झिल्ली को सी क्रेमर और नेगेली ने, ध्यान रखना किसने? सी क्रेमर और नेगेली ने, सी क्रेमर व नेगेली ने, सी क्रेमर और नेगेली जो नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने कोशिका जो झिल्ली है उसको नाम दिया था आपके, कौन सा नाम दिया था? कोशिका कला नाम दिया था, ठीक है। कोशिका कला, ये जो कोशिका कला जो नाम यहां लिखा है ये किसने दिया था? इन्होंने दिया था, कोशिका कला। कोशिका कला नाम देने वाले थे सी क्रेमर और नेगेली, ठीक है। और बात करें पल्लोव ने इसको नाम दिया था जीवद्रव्य कला। पल्लोव ने इसको क्या नाम दिया था? ये वर्ड, जो ये वर्ड है ये किसने दिया था? जीवद्रव्य कला जो नाम है वो पल्लोव ने दिया था। और कोशिका कला जो नाम है वो नाम दिया था सी क्रेमर व नेगेली ने, ठीक है। 1955 में ये नाम दिया था, ठीक है। और वैसे इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब बात करें तो ये कोशिका झिल्ली होती है वो सजीव झिल्ली होती है। कैसी होती है? ये सजीव झिल्ली होती है। साथ ही साथ ये द्विस्तरीय होती है। कैसे होती है? द्विस्तरीय, मतलब इसकी दो परतें पाई जाती है। जैसे मान लिया कि एक कोशिका की अपन बात करें तो इस प्रकार से अक्सर अपन डायग्राम में एक ही बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है? ये डबल स्तरों वाली होती है। अक्सर अपन जब डायग्राम बनाते हैं तो बस एक ही बाउंड्री बना देते हैं, लेकिन हकीकत में ये द्विस्तरीय होती है। इस प्रकार से अपने को कोशिका झिल्ली बनानी होती है,
ठीक है, आगे बात समझ। तो ये द्विस्तरीय होती है, सजीव होती है, ठीक है, चयनात्मक होती है, अर्धपारगम्य और विद्युत आवेशित होती है। चयनात्मक और अर्धपारगम्य का मतलब है ये पदार्थों का चयन करती है, पदार्थों का क्या करती है, चयन करती है, वर्ण करती है, इसलिए इसको वर्णात्मक भी बोलते हैं, सिलेक्ट करती है। चयन और वर्ण हिंदी का शब्द है और अंग्रेजी में होगा इसका सेलेक्ट करना, ठीक है। मतलब कौन से पदार्थ कोशिका के लिए उपयोगी है और कौन से पदार्थ कोशिका के लिए हानिकारक है। उपयोगी पदार्थ है उनको बाहर से अंदर आने देती है और अंदर से बाहर जाने से उपयोगी पदार्थों को रोकेगी। और हानिकारक पदार्थ कोशिका के अंदर भी बनते हैं, बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती है, पाचन है, अवशोषण है, तो उनमें CO2 है, नाइट्रोजन अपशिष्ट है, ऐसे पदार्थ बनते हैं तो वो कोशिका के लिए हानिकारक होता है। तो हानिकारक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकलने में मदद करती है, और बाहर से कोई हानिकारक पदार्थ आ रहा है अंदर तो उसको बाहर ही रहने देती है, अंदर प्रवेश नहीं देती है। तो कहने का मतलब ये पदार्थों का चयन करती है कि कोशिका के लिए कौन से पदार्थ हानिकारक है और कौन से पदार्थ कोशिका के लिए उपयोगी है, इसलिए इसको वर्णात्मक या चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। अगला है इसका अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि कोशिका झिल्ली है वो सभी पदार्थों के लिए पारगम्य नहीं होती है। ध्यान रखना, जीव में जितनी भी झिल्लियां पाई जाती है वो पारगम्यता के आधार पर, पारगम्यता के आधार पर जो जीव में जितनी भी झिल्लियां पाई जाती है उनको अपन 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। एक तो होता है अपारगम्य, जैसे कोशिका भित्ति क्या होती है, अपारगम्य। ध्यान रखना, कोशिका भित्ति अपारगम्य होती है। कोशिका भित्ति कैसे होती है, अपारगम्य होती है। इसके अलावा पारगम्य, ऐसी झिल्लियां जिनके आर पार सभी पदार्थ गुजर जाते हैं उनको बोलते हैं पारगम्य झिल्लियां। ऐसी झिल्लियां जिनके आर पार या झिल्ली भित्ति कुछ भी मान लो और जिनके आर पार कोई पदार्थ नहीं गुजर सकता उसको बोलते हैं अपारगम्य। और ये जो कोशिका झिल्ली है वो होती है अपने कौन सी, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसे होती है कोशिका झिल्ली, अर्धपारगम्य होती है, मतलब कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों को अंदर नहीं आने देती है। सेलेक्ट करती है कि कौन से पदार्थ कोशिका के लिए जरूरी है, कौन से पदार्थ कोशिका के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम्य और कोशिका भित्ति होती है वो अपारगम्य होती है। इसी प्रकार कुछ झिल्लियां ऐसी भी होती है जो पारगम्य भी होती है, ठीक है, जैसे कुछ कृत्रिम झिल्लियां भी हो सकती है। तो इस प्रकार है ये कोशिका के मोटे मोटे तौर पर लक्षण है। ऐसे तो कोशिका झिल्ली के ये मोटे मोटे तौर पर लक्षण है, ऐसे तो कोशिका झिल्ली के बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारी कोशिका झिल्ली की विशेषताएं होती है, पर इतनी ज्यादा आपके जनरल साइंस की बात करेंगे तो ज्यादा आपके कोशिका झिल्ली की विशेषताएं नहीं पूछी जाती है। आगे बात समझ में। अब बात करें कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है, तो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए हैं या अनेक मत दिए। किसी ने कहा कोशिका झिल्ली की संरचना ऐसी होती है, किसी ने कहा कोशिका झिल्ली की संरचना ऐसी होती है, ठीक है। तो बहुत सारे मत दिए गए, इन मतों में से कौन कौन से प्रमुख मत है उनको अपन देखते हैं, और सारे मतों को मान्यता प्राप्त नहीं है। एक प्रमुख मत है जिसको सभी वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है, तो वो मत कौन सा उसको भी अपन देखते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए दिए गए प्रमुख मत कौन कौन से हैं उनको अपन एक बार देखते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने हेतु दिए गए मॉडल, समझाने हेतु दिए गए मॉडल कौन कौन से हैं। मॉडल कह दो इनको, अंग्रेजी में, हिंदी में प्रतिरूप हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मत भी, तो कौन कौन से मत, मॉडल या प्रतिरूप है वो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए दिए गए हैं। बात करते हैं, बहुत सारे मॉडल वैसे दिए गए, 3 प्रमुख मतों की अपन बात करेंगे, ठीक है। एक तो है कोशिका झिल्ली का सैंडविच मत। कौन सा है, सैंडविच मत। कोशिका झिल्ली की संरचना को दिया गया जो मत है उसका नाम है एक सैंडविच मत। एक जो है वो है इकाई कला मॉडल। कौन सा मॉडल, इकाई कला मॉडल। और एक है आपके तरल मोज़ेक मॉडल। ये तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल, या इसका एक दूसरा नाम और है, इसको बोलते हैं तरल क्रीमीर मॉडल। तरल क्रीमीर मॉडल इसको कहा जाता है। तो 3 मत, ये मत कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए सैंडविच मत किसने दिया,
या इकाई कला मॉडल किसने दिया, या सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा, तो सर्वमान्य सिद्धांत है तरल मोजेक मॉडल, या ये किसने दिया। तो इन मतों के बारे में कई बार है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें अपन कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए सैंडविच मत है वो किसने दिया था। तो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए सैंडविच मत की अपन बात करें तो ये मत दिया गया था डेनियल और डॉवसन के द्वारा 1938 में। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, डेनियल और डॉवसन के द्वारा। ठीक है, डेनियल व डॉवसन के द्वारा कब दिया गया था, 1938 में। 1938 में डेनियल व डॉवसन ने कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए सैंडविच मॉडल प्रस्तुत किया था। उसके बाद में अपन बात करें कोशिका झिल्ली का जो इकाई कला मॉडल है रॉबर्टसन ने दिया था। ठीक है, और तरल मोजेक मॉडल है वो दिया था दो वैज्ञानिकों ने, एक थे सिंगर और दूसरे थे निकोलसन। कौन थे, निकोलसन। तो रॉबर्टसन ने कोशिका झिल्ली की संरचना का इकाई कला मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, और जो आपके कौन है, सिंगर और निकोलसन है, उन्होंने तरल मोजेक मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो रॉबर्टसन ने ये मॉडल है वो प्रस्तुत किया था 1958 में, और सिंगर और निकोलसन ने ये मॉडल प्रस्तुत किया था 1972 में। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वैज्ञानिकों का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें जो सर्वाधिक मान्य मत है वो ये है, सर्वाधिक मान्य मत है वो है तरल मोजेक मॉडल, या जिसको तरल क्रीमीर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, और ये मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। आगे बात समझ में। तो इतनी सी जानकारी को पहले मैं आपके लिए नोट्स के रूप में लिख देता हूं। ठीक है, और फिर आगे अपन पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली की संरचना का तरल मोजेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। आगे बात समझ में। तो तीन मॉडल है, सैंडविच मत डेनियल डॉवसन ने दिया था 1938 में, और इकाई कला मॉडल है रॉबर्टसन ने दिया था 1958 में, और तरल मोजेक मॉडल जिसको तरल क्रीमीरी मॉडल बोलते हैं सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। सर्वाधिक मान्य मत है वो तरल मोजेक मॉडल है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। पहले जितना हमने समझा है उसको एक बार अपन नोट्स के रूप में लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं अपन। ओके, तो सभी कोशिकाओं में जीवद्रव्य के चारों ओर एक कैसी अर्धपारगम्य विद्युत आवेशित चयनात्मक झिल्ली पाई जाती है जिसको कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे बात समझ में। कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। या लिपो का मतलब होता है लिपिड, लिपिड है ना, लिपिड का मतलब होता है वसा। लिपिड किसको बोलते हैं, वसा को बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अपन वसा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिपिड। ठीक है, और किसकी बनी होती है, और बनी होती है प्रोटीन की। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड यानी वसा और प्रोटीन की बनी होती है। दोनों शब्दों को एक वर्ड में बोलता है लिपोप्रोटीन। क्या बोलता है, लिपोप्रोटीन। अब लिपिड में भी एक लिपिड होती है जिसका नाम है फास्फोलिपिड। कौन सी लिपिड, फास्फोलिपिड। ध्यान रखना, फास्फोलिपिड। लिपिड में कौन सी लिपिड होती है, फास्फोलिपिड। तो कई बार ऐसा भी लिखा हुआ आता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें फिर दिक्कत हो सकती है। तो अपने को फिर उस टाइम सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। या तो लिखा हुआ आएगा लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, या ऐसे आ सकता है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, या मतलब वसा और प्रोटीन भी आ सकता है। ठीक है, और लिपिड में या ऐसे देखते हैं फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो कैसे भी आए तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। ज्यादातर कोशिका झिल्ली से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो ये सारे नाम है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखने ये तो सारे, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट में कौन सा दे है ना, तो ये फिर अपने को सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। केवल लिपोप्रोटीन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बात करें, ये एक सजीव झिल्ली है। ध्यान रखना है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, सजीव, जबकि कोशिका भित्ति होती है निर्जीव। इसके साथ साथ ये द्विस्तरीय भी होती है। ठीक है, सी क्रेमर और नेगेली ने 1955 में इसको कोशिका कला नाम दिया था, जबकि पल्लोव नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, इसको क्या नाम दिया था, जीवद्रव्य कला नाम दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन देखते हैं इसके प्रमुख मॉडल कौन कौन से हैं। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन देखते हैं।
ओके, तो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने हेतु तो अनेक वैज्ञानिक मत या मॉडल मतलब प्रतिरूप प्रस्तुत किए गए थे, जो निम्न है। पहला मॉडल है वो था सैंडविच मत। किसने दिया था? डेनियल व डॉवसन ने। कब? 1938 में। दूसरा मत है इकाई कला मॉडल। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। कब दिया था? 1958 में। और तीसरा जो मत है वो दिया था तरल मोज़ेक मॉडल, जिसको तरल क्रीमेर मॉडल भी कहते हैं, ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। ये 3 प्रमुख मॉडल है। इनमें से ध्यान रखना है, ये जो मॉडल है तरल क्रीमेर मॉडल, ये सर्वमान्य मॉडल है। सर्वमान्य मॉडल है, मतलब कोशिका झिल्ली की संरचना को इसी मॉडल के अनुसार माना गया है। मतलब इस मॉडल में कोशिका झिल्ली की संरचना को कैसा बताया गया है, सभी वैज्ञानिकों ने इसी को स्वीकार किया है कि हाँ, कोशिका झिल्ली की संरचना है वो ऐसी ही होती है। तो ये 3 प्रमुख मॉडल थे, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो सैंडविच मत तरल मोज़ेक मॉडल है, उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। धन्यवाद।